अरे निमिष, क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं, थोड़ी साफ सफाई कर रहा हूँ। अभी तो और चीज़ें मंगानी है, डिटर्जेंट, फ्लो क्लीनर। अरे प्रिटी गुड। लेकिन तुम्हें पता है कि सारे प्रोडक्ट्स जो तुमने अभी बोले हैं उनमें एक कंपनी के केमिकल्स यूज होते हैं, कौन सी? गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स। एंड वैसे तो ये केमिकल्स कंपनी है, लेकिन इनके क्लाइंट्स बड़ी सी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज हैं, जैसे डाबर, यूनिलीवर, लॉरियल। अच्छा, एफएमसीजी और केमिकल्स, इसके बारे में और बताना। तो चलो एक्सपर्ट के पास। हाय एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ग्रो टीवी, जहां आपको मिलेगा कंपनीज का 360 डिग्री एनालिसिस। आज के स्पॉटलाइट में है गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स, और आज इस कंपनी पे इंसाइट्स देने वाले हैं आज के एक्सपर्ट मिस्टर रोहित नागराज। ताकि आप आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स का बिजनेस मॉडल क्या है? ये पैसे कैसे बनाती है? Now, when we talk about Galaxy, so the name itself specifies Galaxy surfactants. Surfactants यानी क्या है? Anything which goes into washing application. So there will be different set of products which will be for individual applications, but the primary business is into washing application as a chemical. गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स दो तरह के प्रोडक्ट्स में डील करती है, परफॉर्मेंस एंड स्पेशलिटी सर्फैक्टेंट्स। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है एंड इन दोनों सेगमेंट्स के ग्रोथ रेट्स में क्या अंतर है? श्योर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है प्रोबेबली हम लोग पहले ये जान के लेते हैं। सो परफॉर्मेंस सर्फैक्टेंट्स आर जनरली मोर और लेस कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट्स। सो प्रिडोमिनेंटली जो आपका क्लोथ्स वॉशिंग एप्लीकेशन वगैरह में जाते हैं, दोज आर द वंस विच फॉर्म अंडर द परफॉर्मेंस। स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स, these are specifically designed for a particular application. So better in terms of the final output or the effect that is given by it. So when we talk about specialty care products, आपके जो hair care में जाता है, probably face washes में, the high-end face washes, those are the ingredients which form part of the specialty care products. 2018-19 में गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स 14 to 15,000 EBITDA पर टन के रेंज पे ऑपरेट कर रही थी। FY23 में ये नंबर 25,000 तक पहुंच गई थी एंड प्रेजेंट डे 20,000 के आसपास है। ऐसा क्या बदला ऑन ग्राउंड कि कंपनी ने इस तरह का मार्जिन एक्सपेंशन किया? मैनेजमेंट गाइडेंस क्या है इस पर? I think management is relatively, conservative, but they are practical also. So अगर FY23 के आप numbers देखोगे, तो as I earlier said, volume was flattish, but आपका absolute EBITDA increased because they were able to tap certain opportunities. तो उन लोगों ने भी अपना जो purchase orders लिए थे, based on demand supply mismatch, they were able to up their EBITDA per ton. पर उस टाइम पे भी मैनेजमेंट ने forthrightly आके बोला था कि ये जो EBITDA per ton which went as high as 25,000 rupees per ton, उन्होंने सामने से आके बोला था कि ये सस्टेनेबल नहीं है। हम लोगों को कुछ एडवांटेज मिला था जिसकी वजह से हम लोग 25,000 तक गए हैं, बट इवेंचुअली ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। और ये हम लोगों ने थ्रू आउट FY24 देखा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपका EBITDA पर टन एक्चुअली स्टार्टेड कमिंग डाउन एंड वॉल्यूम ग्रोथ स्टार्टेड कमिंग अप। सो मैनेजमेंट always has been forthright in terms of their guidance, and they are relatively conservative, but they meet up their guidance. Now second point, यहाँ पे आके आज की तारीख में management is now confident that we will be able to again come back to the historical volume growth guidance of about 6 to 8% volume growth. EBITDA पर टन का भी उन्होंने अभी गाइडेंस दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए 20,500 से लेके 21,500 के एवरेज रेंज में रहेगा। नाउ 14,000 से 21,000 कैसे आ गया? आपका स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट में यू हैव बेटरमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोफाइल, तो वहाँ पे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स आ गए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका पर टन EBITDA हैज़ इम्प्रूव, एंड एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी थोड़ा सा आपका EBITDA पर टन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। एंड मैनेजमेंट ने ये भी थोड़ा सा आगे का गाइडेंस दिया है कि एवरी सिंगल ईयर दे बिलीव 4 to 5% इंक्रीज इन EBITDA पर टन, अगेन फ्यूएल्ड बाय टू फैक्टर्स, आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्लस कि आपका स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट में यू आर गेटिंग इनटू मोर हाई मार्जिन हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स। गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स लॉरियल अल्कोहल और लॉरिक एसिड का इस्तेमाल रॉ मटेरियल की तरह करती है। पिछले कुछ महीनों में लॉरियल अल्कोहल के प्राइसेस में शार्प रन अप देखने को मिला। क्या ये सेटबैक मैनेजमेंट गाइडेंस में फैक्टर्ड इन है?
सी गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स के बिजनेस में लास्ट 4 डेकेड से है. नाउ दे नो द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर देम इज लॉरिल अल्कोहल, लॉरिक एसिड. ये आपका जो लॉरिक एसिड, लॉरिल अल्कोहल आता है पाम बेस्ड ऑयल से. इट्स एन ऑयल डेरिवेटिव. अगर आप ज्योग्राफी वाइज देखोगे तो दीज आर अवेलेबल इन साउथ ईस्ट एशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, यहाँ से आता है. तो यहाँ से, और इसका भी कोई भी एग्री कमोडिटी अगर आप ले लोगे तो थ्रू आउट द ईयर देयर कुड बी चेंज इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग बेस्ड ऑन आपका प्लांटिंग कब होता है और हार्वेस्टिंग कब होता है. नाउ गिवन दैट गैलेक्सी का एक्सपीरियंस लास्ट 20, 25, 30 सालों से है सोर्सिंग दिस रॉ मटेरियल फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, दे हैव बिल्ड अप अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क मैकेनिज्म. सो व्हाट दे यूजुअली डू इज दैट आपका ऑर्डर जब आता है कस्टमर से, सो साइमल्टेनियसली यू आर ऑल्सो बुकिंग द रॉ मटेरियल. तो आपका जो volatility because of the raw material is getting arrested. So they have actually honed up the entire risk management system over a period of time, because of which उसका impact आपके results पे दिखेगा नहीं. और वो impact कभी भी management ने भी specify नहीं किया है कि लॉरिल अल्कोहल prices की वजह से there has been impact on the margins or EBITDA per metric ton. आप फ्यूचर में किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट करें? आपको प्रोडक्ट मिक्स किस तरह से इवॉल्व होता नजर आ रहा है? सो मेरे हिसाब से अगर दोनों सेगमेंट हम लोग देखेंगे तो मोर और लेस आई थिंक इंक्रीमेंटल ग्रोथ विल बी कमिंग फ्रॉम द स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स, बिकॉज जो आपका इनोवेशन हो रहा है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो हो रही है, दैट इज टूवर्ड्स द स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स. एंड एज आई सेड कि दीज आर हाई margin, high value products. Company also would like to focus on that क्योंकि effectively आपका EBITDA per metric ton will improve only from these products. जो performance surfactants है, I think those are me too products, but they will also be in the system. But again, company always says कि हमारी जो growth है, that will be always in the range of 6 to 8%, the volume growth, because they are direct proxy to FMCG companies. Or FMCG companies will not be growing beyond 4-5%. Now, logic behind 6 to 8% volume growth, A, the innovative products that they are introducing, and B, they are also gaining market share from the incumbents. So that's why industry growth से these guys will be growing little better. मैनेजमेंट के कैपिटल एलोकेशन स्टांस को आप किस तरह से देखते हैं? फ्यूचर कैपेक्स प्लान्स कैसे नजर आते हैं? So management has always been relatively conservative in terms of capexes. So उनके पास उनका capital allocation was very very optimal. So they always used to look at हमारे पास opportunity कितनी है, उसके pro rata basis पे हम लोग capex करेंगे. They never went overboard. But last 2-3 साल में क्या हो गया है, मैनेजमेंट ने अभी एक साथ कोई capex करने का उनका इरादा नहीं है. तो वो क्या कर रहे हैं अभी कि जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट है, हमें विजिबिलिटी है, हम लोग अपनी कैपेसिटीज डीबॉटलनेक करते जाएंगे. जहाँ पे लगा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, एक प्रोडक्ट बास्केट में काफ़ी सारी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, वहाँ पे हम लोग एक नया प्रोजेक्ट डालेंगे. पर हम लोग जैसे पहले 3-4 साल की विजिबिलिटी लेके कैपेसिटी डालते थे, वैसे अभी उनका प्लान नहीं है. तो ब्रॉडली व्हाट दे आर सेइंग नाउ इज कि 150-200 करोड़ per year capex is relatively good enough to take care of that 6 to 8% volume growth. See, industry ऐसे है कि आप 6 से 8% से ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते हो, क्योंकि at the end of the day there are constraints in terms of gaining market share also. You can't go and gain probably 60-70% market share, right? Although domestic market में they have been successful in gaining market share even from the MNCs. तो वो एक लेग उन लोगों ने पास कर दिया है. इसके बाद में आई डोंट थिंक सो कि 6 से 8% से ज़्यादा ग्रोथ के कोई चांसेस हैं. गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स के चीफ कंपेटिटर्स कौन है, दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से? सो डोमेस्टिकली देयर इज एब्सोल्युटली नो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन. तो आप ले सकते हो एक आरती सर्फैक्टेंट्स विच इज़ ऑल्सो लिस्टेड एंटिटी.
इन सम सेगमेंट्स इट इज़ देयर. आप एमएनसीज की बात करोगे तो क्रोडा है, बीएएसएफ है, ये कंपनीज भी कोई कोई सेगमेंट्स में है, बट देर इज अ गुड अमाउंट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेगमेंट ऑल्सो. ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेगमेंट्स में सर्फैक्टेंट्स मार्केट किस तरह से स्प्लिट है? I think organized would be again closer to maybe 40-50%, unorganized maybe similar percentage. एक केमिकल कंपनी होने के नाते गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स अपने रेवेन्यू का एक बड़ा चंक R&D एक्टिविटीज में स्पेंड करती है. कंपनी कौन से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स या टेक्नोलॉजीज पे इस वक्त काम कर रही है? So Galaxy has always been an R&D driven company. I mean their focus has been on R&D. नवी मुंबई में उनकी R&D लैब भी है. तो इसमें दो चीज़ें होती हैं. एक, जो कंपनी खुद एक नया प्रोडक्ट बना रही है बेस्ड ऑन सर्टन एप्लीकेशंस क्राइटेरिया और सर्टन इफेक्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट. सो ये आपका खुद का एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट का R&D है. सेकेंड R&D आपका होता है कि आपकी कस्टमर साइड से आता है कि कस्टमर टेल्स यू कि अभी हम लोग एक प्रोडक्ट यूज़ करें बट इसमें हमें और कुछ फंक्शनैलिटी चाहिए. तो कस्टमर आपको बताता है कि हमको क्या फंक्शनैलिटी चाहिए, अकॉर्डिंगली गैलेक्सी विल रीवर्क ऑन द सेम प्रोडक्ट. तो ये दोनों जो R&D है वो साइमल्टेनियसली चलते हैं. At any point in time, there will be maybe some tens of projects which are simultaneously going on. The latest trend in the last maybe 5 to 8 years has been कि आप green surfactants में जाओ, because obviously sustainability के हिसाब से everyone is now targeting कि green surfactants होना चाहिए, right from आपका product stage to the application stage. तो Galaxy has been in forefront of this innovation. So they have already certain products which are relatively greener in nature. Second thing, Galaxy का Taloja facility, I know for a fact that it's a positive water discharge facility. So normally हम लोग ZLD बोलते हैं, zero liquid discharge. यहाँ पे वो लोग positively करते हैं, यानी the entire water is being completely recycled. So Galaxy has been very firm on the sustainability aspect of it, and that's how वो R&D में they are taking the efforts. Every single year there are multiple patents which have been filed, even in terms of some of the products which go into personal care applications. They have been recognized by the global FMCG companies, the likes of P&G, Colgate. They have been recognized for some of those innovative products. लिस्टिंग से लेकर अब तक टाइम देखें तो गैलेक्सी की रिटर्न रेशोज स्पेसिफिकली ROE एंड ROCE एक स्टीप डाउनवर्ड ट्रेंड पर है. पिछले फिस्कल ईयर तो नए लोज भी हिट किए थे. इसको एज एन इन्वेस्टर कैसे इंटरप्रेट करें? अगर हम लोग बात करें FY 22-23 की, तो द नंबर्स वर डिप्रेस्ड बिकॉज आपका वॉल्यूम ग्रोथ वाज लिमिटेड. योर कैपेसिटीज वर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड. ऑटोमेटिकली आपके ROE ROCE नंबर्स वर डिप्रेस्ड. FY 24 volume growth has come, EBITDA per ton has started normalizing. So to that extent, the ROE ROCE are coming back to normalcy, I would say. Incrementally, because आपके पास growth opportunity is relatively limited. कि आप 6 से 8% की वॉल्यूम ग्रोथ कर सकते हो, उससे ज़्यादा करना काफ़ी मुश्किल है. तो आपके ROE ROCEs will be in the similar range. Now, if the company goes on for any inorganic initiative, अगर कोई acquisition वगैरह करते हैं, probably that may give some improvement in terms of the return ratios. But मेरे हिसाब से जो growth अभी company target कर रही है, based on that, I think the ROE ROCEs will be more or less in the similar range. This company is not a very fancy company in terms of growth or margins. They will always have normal growth with normal set of margins, but it will be continuously growing because आपका consumption तो होने ही वाला है. FMCG अगर proxy बोल रहे हो तो यहाँ पे कोई challenge नहीं. So that's why growth आएगी, but it will not be significantly higher, and unless and until there are any extraneous factors, the growth also will not be significantly lower. गैलेक्सी बढ़ती FMCG कंजम्पशन का एक डायरेक्ट प्रॉक्सी है. स्ट्रिक्ट वैल्यूएशन लेंस से देखें, क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है गिवन दैट हमें FMCG जैसी ग्रोथ और स्टेबिलिटी केमिकल्स के वैल्यूएशंस पर मिल रही है? क्योंकि FMCG will always have
significantly higher valuation multiple, simply for the fact that FMCG का जो modality है, it is more on the branding part, product part. Manufacturing is relatively lower. तो आप FMCG का अगर ROCs देखोगे तो these are in excess of 100%. यहाँ पे आपका ROC सब 20% है, so you need to compromise on this part. एक रिटेल इन्वेस्टर जो इस स्टॉक को इवैल्यूएट करे उसे किन पॉइंटर्स का ध्यान रखना चाहिए, खासकर एक चेकलिस्ट के हिसाब से? केमिकल स्पेस पर आप इनसाइट्स शेयर कीजिए। सो इसमें 2-3 चीज़ें आप देख सकते हो। पहले तो मैनेजमेंट हैज़ बीन वेरी फोर्थराइट। तो एज ए सेड कि मैंने जो एग्जांपल दिया था कि जब आपका EBITDA पर मेट्रिक टन पीक पे था, तब भी मैनेजमेंट ने सामने से आके बोला था कि ये जो है दिस इज़ एबनॉर्मल, दिस विल गेट नॉर्मलाइज्ड. So management has been very, very vocal and clear about conveying the message. So from a corporate governance perspective, probably one of the best managements in the industry. Now, retail investor के बारे में अगर आप बोलोगे कि क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हो, तो यहाँ पे एक चीज़ है, आप कंपनी के वेबसाइट पे जाओ. वेबसाइट पे आपको बेसिकली यही मिलेगा कि कंपनी पर्टिकुलरली कौन से सेगमेंट्स में है. आई मीन इफ़ यू ओपन द वेबसाइट, आपको पहले ही एक आ जाएगा कि FMCG वाला कोई प्रोडक्ट का डिस्प्ले है, तो आपको समझ में आ जाए कि ये FMCG को केटर करने वाली कंपनी है. दूसरा जो है, आप उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद में प्रेजेंटेशंस आते हैं, आई थिंक वो आप एक बार चेक कर सकते हो. तो वहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि प्रोडक्ट बास्केट कितना है, सेगमेंट्स कौन से हैं, उनके प्रिडोमिनेटली कस्टमर्स कौन से हैं, एंड लास्टली कि आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. द थर्ड थिंग आई वुड सजेस्ट इज आप उनका एनुअल रिपोर्ट पढ़ लो. और एनुअल रिपोर्ट में भी प्रिडोमिनेटली जो कंपनी की इंडस्ट्री के बारे में कमेंट्री है और कंपनी के खुद के बारे में जो कमेंट्री है, बिकॉज दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेयर द कंपनी इज करंटली स्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, हाउ द इंडस्ट्री इज शेपिंग अप, एंड व्हाट द कंपनी इज then looking at from a future perspective. I think ये अगर checklist हम लोग follow करें, तो I think more or less 90% of the company will be understood. So यहाँ पे 4-5 point और आप थोड़ा सा deeper जाओगे तो देख सकते हो. एक as हम लोगों ने discuss किया कि there are only 2 parameters from the company's perspective, कि volume into pricing will give you the revenue और आपका EBITDA per metric ton क्या है. सो आपको अगर वही एनालाइज करना है तो वॉल्यूम ग्रोथ क्या हो रही है, आपका EBITDA पर टन क्या हो रहा है, एंड हाउ द मैनेजमेंट हैज़ गिवन गाइडेंस हिस्टोरिकली. बॉटम लाइन ये है कि कंपनी फ्रॉम अ गाइडेंस पर्सपेक्टिव विल गिव यू ओनली 2 numbers. वन इज वॉल्यूम ग्रोथ कितनी होगी और आपका EBITDA पर मेट्रिक टन कितना होगा. तो सिंपल कैलकुलेशन में अगर करना होगा तो लास्ट साल का आपका वॉल्यूम सपोज से 1000 टन था, इस साल आप बोल रहे हो कि 10% ग्रोथ होगी, तो 1100 टन वॉल्यूम है. आपका EBITDA पर टन लास्ट साल 1000 रुपया था, इस साल अगर 5% ग्रोथ होगी तो 1050 रुपया होगा. तो आप दोनों को कंबाइन करोगे तो आपका EBITDA एब्सोल्यूट कितना होगा ये आपको पता चल जाएगा. तो आपको ये भी समझ में आएगा कि मैनेजमेंट ने जो बोला था. सेकेंड पार्ट आपका जो इनोवेशन फनल है. सो अगेन आप अगर प्रेजेंटेशन में जाओगे तो वहाँ पे कंपनी स्पेसिफाई करती है कि क्या क्या इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दैट दे आर करंटली वर्किंग ऑन. वेरी ब्रीफली, ऑब्वियसली देयर विल बी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं. तो वो एक चीज़ है, वो भी आपको दे सकती है कि येस दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. द थर्ड वन इज सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट. तो ये तो आपको आपके एनुअल रिपोर्ट से ही मिलेगा. रादर नाउ कंपनीज आर गिविंग सेपरेट रिपोर्ट विच इज अ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट. जैसे कि आपने कहा, गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स एक क्वालिटी फ्रेंचाइजी है विद बेस्ट इन क्लास कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स. कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी स्टेडी और कंसिस्टेंट रही है. देन ब्रॉडर मार्केट के कंपैरिजन में स्टॉक की अंडर परफॉर्मेंस को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? सो इसमें एक ये स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि आपकी 2 साल से ग्रोथ थोड़ी सी कम हो रही है. जैसे हमने डिस्कस किया कि FY23 वॉज द बेस्ट ऑफ द ईयर्स, तो उस टाइम पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो पीक्ड. FY24 में एक्चुअली आपका प्रॉफिटेबिलिटी डी ग्रो हो गई है. FY25 में प्रोबेबली यू विल रीच टू द सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट्स एज FY23. इंडियन मार्केट इज सच दैट कि आपका अगर ग्रोथ नहीं है तो ऑटोमेटिकली
valuations will remain the same, stock prices will not move. The other factor being last 2 साल में even external environment was relatively challenging. आपने अगर देखा होगा कि chemicals में there was a lot of slowdown generally across the board. तो stocks were languishing across the board. And I think Galaxy के बारे में again हम लोग अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रही थी, इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे वो आपका स्टॉक प्राइस पे भी इम्पैक्ट आ गया है. इंक्रीमेंटली आई थिंक फ्रॉम अ फेयर पर्सपेक्टिव हम लोगों को यही ट्रैक करना पड़ेगा कि वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है आपका EBITDA ग्रोथ अगेन इज़ रिलेटिवली बेटर देन द वॉल्यूम ग्रोथ. बॉटम लाइन तो ऑब्वियसली बेटर ही आ जाएगी, क्योंकि एज वी डिस्कस्ड कि P&L आपका काफ़ी अच्छा है, बैलेंस शीट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कैश रिच बैलेंस शीट है, आपका जो केपेक्स है वो भी मॉडरेटेड है डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट. तो आपका यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ अदर इनकम विच इज़ ऑल्सो कमिंग. तो बॉटम लाइन विल ऑलवेज बी बेटर देन योर EBITDA ग्रोथ. तो ये था हमारा डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स. हमने कई सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, जैसे गैलेक्सी के एंड यूजर्स कौन है, इनके प्रोडक्ट्स में कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, कंपनी की कैपेक्स प्लान्स क्या है, रिटर्न रेशियोज की क्या ट्रेजेक्टरी है. हमने मैनेजमेंट का आउटलुक को तो समझा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वी गॉट टू नो कि एज एन इन्वेस्टर हमें वो किन पॉइंट्स को अपनी चेकलिस्ट में ज़रूर ट्रैक करना चाहिए, खासकर जब हम ऐसी स्पेशलिटी केमिकल जैसे कंपनीज को स्टडी कर रहे हैं. आई होप दिस इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू. ग्रो टीवी के नेक्स्ट एपिसोड में आप कौन सी कंपनीज का ऐसी 360 डिग्री एनालिसिस देखना चाहते हैं, हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें. एज ऑलवेज इस वीडियो में जो स्टॉक मेंशन है ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए वीडियो बनाया गया है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं अगली बार. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.